हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे लेखक परिचय के, और वो भी गद्य खंड के लिए। ठीक है, तो गद्य खंड में जितने भी राइटर या लेखक हुए हैं अपने चैप्टर के, उनके नाम भी याद करना है, प्लस उनके बारे में थोड़ा याद करना है, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, मतलब कौन कौन सी बुक्स लिखी है, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कौन कौन सी निबंध संग्रह किया है, वो सारी बातें हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो कैसा भी आ जाओ, ओवरऑल हिंदी में अपन कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, ना इंग्लिश में छोड़ने वाले हैं, बहुत शानदार तैयारी होने वाली है। बस जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करते रहना, और टेस्ट प्रॉपर बिल्कुल बराबर तरीके से आपको देना है। जैसे कि फर्स्ट आपका गद्य खंड का चैप्टर है नमक का दरोगा, प्रेमचंद इसके राइटर हैं। ठीक है, प्रेमचंद ने इसको लिखा है। तो अब प्रेमचंद के बारे में आपको ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि बहुत सारा मैटर होता है, उसमें से क्या लिखना है, खास बात लिखनी है, बस 2 या 3 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा, इसलिए ये मैंने लिखा है जितना भी सफिशिएंट है। सबसे पहले प्रेमचंद का आपको ये लिखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास के विधा के विकास में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है या महत्वपूर्ण स्थान है। इनका ओरिजिनल या वास्तविक नाम वो था धनपत राय। अच्छा, ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको लिखना धनपत राय, ऐसा 1 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1880 के अंदर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास में एक लम्ही नामक गाँव, लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इन पर गांधीवादी विचारधारा का इफेक्ट ज़्यादा है, तो गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव था, मतलब ऐसा मान लो कि गांधीवादी सोच के थे, अहिंसा के पुजारी थे, ये सारी बातें हैं। और इनकी रचनाएं बहुत फेमस है, वैसे आपको याद भी होगी खूब सारी, तो पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ये तो कहाँ, अब लिखना भी ऐसा ही है, ऐसा 1 लाइनर मत लिखना, मतलब इतना ये सब पॉइंट बना के लिखो कि जो टीचर हैं उनको साफ साफ दिख जाएगा आप क्या लिखना चाह रहे हो, वरना ऐसे थ्योरी में लिख दोगे तो फिर दिखेंगे नहीं है, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा लिखना पॉइंट बना के। उपन्यास के अंदर इन्होंने लिखा है कि सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, गबन है। अच्छा, गबन, रंगभूमि और गोदान के बारे में तो बहुत सुना होगा, ये तो बहुत फेमस उपन्यास है प्रेमचंद जी के। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं तो ये तीनों मत भूल जाना, गबन, रंगभूमि और गोदान। अच्छा, सारे याद करने की जरूरत नहीं, कोई 2-2, 3-3 भी हो गए तो चलेगा, 2-3 याद कर लो, गबन, रंगभूमि और गोदान। नाटक की बात करें तो नाटक भी रचना करें, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये हो जाएगा। निबंध में कुछ विचार, निबंध का नाम है कुछ विचार, और विविध प्रसंग, इस तरीके से। तो बहुत इजी है, इस तरीके से फॉर्मेट से आपको आंसर लिखना है कि जैसे 1-2 में ट्रिक बन जाएगी, उसमें ट्रिक बना लेंगे, लेकिन सब में ट्रिक बनाना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर उतने सारे ट्रिक को अलग से और याद करनी पड़ती है, इसलिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक की। ठीक है, चैप्टर 2 की मैं अगर बात करूँ, मियाँ नसरुद्दीन, राइटर कौन है, श्रीमती कृष्णा सोबती। ठीक है, श्रीमती कृष्णा सोबती के बारे में आपको क्या लिखना है कि श्रीमती कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 में गुजरात में, लेकिन ध्यान रखना ये गुजरात कौन सा, अभी वाला गुजरात नहीं है, ये है वेस्टर्न पंजाब, जो पश्चिमी पंजाब, उन्होंने शॉर्ट में लिखा है ना, आपको पूरा लिखना है पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब है जो वर्तमान में पाकिस्तान है, जो पूरा पाकिस्तान हो गया वो पश्चिमी पंजाब का पोर्शन था पहले, उसमें पश्चिमी पंजाब के अंदर इनका जन्म हुआ था 1925 में, 1925 में, जब अपना डिवाइडेशन हो गया भारत पाकिस्तान का, तो उसके बाद में वो पोर्शन उधर चला गया, तो वहाँ हुआ। इनका क्या मानना है, इनका मानना है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, मतलब इन्होंने ये कहा कि भले कम लिखो, लेकिन कम जो लिखते हैं वो हमेशा विशिष्ट लिखते हैं, कुछ डिफरेंट लिखते हैं। तभी देखो सिविल सर्विसेज के अंदर क्या होता है, एक टॉपिक दिया जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें पूछते हैं, लेकिन कम शब्दों में बहुत ज़्यादा लिखना होता है। कम शब्दों का मतलब 100 शब्दों में इतनी बातें लिखनी जिससे 700 शब्दों जितना काम करे। ठीक है, मतलब कि कम शब्दों में बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल ऐसी बातें जो बहुत कम शब्दों में लिखी जा सकती है, वही वाली चीज़ है कि इनका कहना भी यही है कि कम लिखना हो लेकिन विशिष्ट लिखना, कम लिखना विशिष्ट लिखना होता है, वही वाली चीज़ है। तभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर छोटे 100 शब्दों में अपन बहुत सारी बातें लिख देते हैं, जो जितना अच्छा लिखेगा कम शब्दों में ज़्यादा बातें, बस मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, वही तरीका है। जैसे कि ये उपन्यास है, इनको अपन ने क्या लिखा, पॉइंट बना के लिख दिया, तो कम शब्दों में अगर आप चाहते इसको लाइन बना सके जैसे लिख सकते थे कि इनके उपन्यास का नाम जिंदगी नामा है, तथा इन्होंने दिलोनी का भी उपन्यास लिखा है, इन्होंने ये भी, ऐसे करके तो कितनी लाइनें भर दो, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट एरो बना के लिख दिया तो एक ही लाइन में काम हो गया, कम शब्दों में बहुत सारी बातें हो गई। ये चीज़ें इन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है। अमर का मतलब जो कभी मरे ही नहीं, मतलब जो हमेशा याद रहे, जैसे एग्जाम्पल मित्रों, शाहानी, हशमत आदि। ठीक है, फिर भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों के जो रचनाएं करी हैं, कालजयी रचनाएं का मतलब होता है जो अपने बिल्कुल अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने कालजयी रचना मिली है, लिखी, उनमें से इनका नाम सबसे पहली लाइन में रखा जाएगा, पहली कतार में रखा जाएगा। इसका मतलब भारत पाकिस्तान पर जितने भी लेखक हुए हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे ये हैं।
रचनाएं में वही 3 लिखी अपन ने, 2-3। उपन्यास है जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम। इस पर ट्रिक बना सकते हो इजीली, कोई मुश्किल अगर हो तो, कि ए लड़की मतलब कोई लड़का मान लो कि कह रहा है कि ए लड़की समय पे दिल दे तेरा जिंदगी में नाम होगा, मतलब ऐसा कुछ एक तरीका लगा सकते हो। तो ए लड़की, समय से सरगम, दिलोदानिश, जिंदगी नामा, तो मतलब ईजी है। फिर कहानी संग्रह में, कहानी में मित्रों, ये वो वाला मित्रों नहीं है मोदी जी वाला, ये मित्रों मरजानी है, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, तो डार से बिछोड़ी, मतलब है थोड़ा ऐसा डिफरेंट सा, इजी से नाम याद हो जाएंगे कि बादल के घेरे हो गए, सूरजमुखी के मतलब सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, ऐसा मौसम की बात है। फिर फ्रेंड्स की याद आती है, ऐसा मतलब थोड़ा दिमाग में फिट कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जितने ज़्यादा लिखोगे ना हमेशा आप सबसे आगे रहोगे, क्योंकि हर किसी को याद नहीं होते, 1-2 याद होते हैं बस, तो आपको ज़्यादा याद करना है। ठीक है, चैप्टर 3 की बात करें, अपू के साथ 2.5 साल, इसके राइटर सत्यजीत राय, और ये एक फिल्म कलाकार है, फिल्में बनाते थे। ठीक है, तो सिनेमा इंडस्ट्री में इनका नाम है। भारतीय सिनेमा की कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले सत्यजीत राय का जन्म 1921 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, देखो एक ध्यान रखना, अगर आपको ईयर याद ना रहे कि किस साल इनका जन्म हुआ, लेकिन जगह जरूर याद रखना, चाहे यूपी हो चाहे कोलकाता हो, ये जगह याद रखनी है, साल याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, और इनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म का नाम था पथेर पंचाली, ये जरूर, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया पथेर पंचाली, जो बांग्ला लैंग्वेज में थी, बांग्लादेशी लैंग्वेज में थी, सॉरी बांग्ला भाषा में थी। ठीक है, सन 1900, बांग्लादेश नहीं है भाई, ये बांग्ला भाषा, मतलब जैसे अपन जो बंगाली लोग जो बोलते हैं समझ लो। ठीक है, बांग्ला भाषा वो लैंग्वेज, उसमें पथेर पंचाली लिखी गई। सन 1955 में ये प्रदर्शित हुई थी पहली फिल्म। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यजीत राय की पहली फिल्म कब रिलीज हुई, कब प्रदर्शित की गई, तो वो 1955 में 1955 में नाम क्या था, पथेर पांचाली। ये ध्यान रखना, किस भाषा में थी, तो बांग्ला भाषा में थी। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले गए, तो इन्हें फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर मिला, एक पूरे जीवन की जो उपलब्धियां थी उस बेस पर इनको ऑस्कर मिला और भारत रत्न मिला। ऐसे कई फिल्म जगत के हर महत्वपूर्ण इनको जो है वो जो प्राइज होते हैं वो मिले। ठीक है, प्राप्त हुए। रचनाएं तो इनकी कोई खास है नहीं, ईजी है। शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी, ये सब सिंपल है, 1-2 नाम लिख देना तो भी ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, लेकिन प्रेमचंद से भी आने के पूरे चांस होते हैं, तो ध्यान रखना, थोड़ा इनको ज़्यादा देखना है। चौथा, विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त है, ये अपने हरियाणा के थे। ठीक है, और हरियाणा में तो आप जानते हो खड़ी बोली होती है, और इनको खड़ी बोली के लेखक ही बोला जाता है। सिंपल है, राष्ट्रीय जागरण का सशक्त ये पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। ठीक है, तो ये पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 में रोहतक जिले में गुड़ियानी गांव में हुआ था। वे खड़ी बोली बोलते थे। जैसे खड़ी बोली कैसी होती है कि जैसे अपन कहते हैं ना किसी को, तू क्या कर रहा है, ये क्या कहेंगे, तो क्या करने लाग रहा है, ऐसे मतलब थोड़ा मतलब कि इस अलग इनकी लैंग्वेज होती है, उनको खड़ी बोली बोली जाती है, मतलब इनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। खड़ी बोली हमेशा हरियाणा में जो लैंग्वेज होती है वो खड़ी बोली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये हो गया। और हरियाणा के थे तो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता, वे निर्भीक पत्रकार थे। ठीक है, श्री गुप्त कैसे थे, निर्भीक का मतलब ना डरने वाले ना भय वाले पत्रकार थे, और पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। जब स्वाधीनता संग्राम के अंदर इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, क्योंकि पत्रकारिता क्या होती है कि इसमें जैसे न्यूज़पेपर छपते हैं तो उनमें जितने ज़्यादा इनको लोगों को जगाया जाएगा तो पत्रकारिता के माध्यम से जगाया जाता है। और पत्रकारिता हर क्षेत्र में बहुत, चाहे वो करप्शन के मामले उठाती हो चाहे कैसा भी हो, अगर ये नहीं हो तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए पत्रकारिता का जो फील्ड है वो बहुत सही फील्ड होता है हर किसी देश के लिए। इनकी रचनाएं तो ये अखबार का काम करते थे, मतलब पत्रकार थे, तो पहली रचना तो वैसे ही याद हो जाएगी, अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, शिव शंभू के चिट्टे, खेल तमाशा। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में तो वैसे ही खेल तमाशा आपको पता है, खेल सबसे ज़्यादा होता है, आज देश में नाम कमा रहे हैं, तो वो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इजीली अगर प्रैक्टिस करोगे थोड़े सोच सोच के कि श्री बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के थे तो रोहतक जिले में जन्म हुआ इनका हरियाणा के अंदर, तो खेल तमाशा, पत्रकारिता, मतलब कि अखबार चुनार, मतलब ऐसे इनकी नाम में थोड़ा थोड़ा ऐसा इमेज बनाना कि आपको हाथों हाथ याद हो जाए। ठीक है, तो ये अपने 4 चैप्टर कर लिए और अपने जो बच रहे हैं वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं।
हाँ, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर 5वां है, लेकिन 1 मिनट के लिए जो इस साल आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने बनाया है 7वां। पहले देख लेते हैं, फिर 5th 6th भी देख लेंगे, चैप्टर सारे देखेंगे, ठीक है। 7वें का नाम है रजनी मनु भंडारी, जिसकी लेखिका है। और इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता क्या लिखना है कि मनु भंडारी का जन्म भानपुरा मध्य प्रदेश में सन 1931 में हुआ था। और मनु भंडारी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, देखो मेनली ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी होती, लेकिन खास ये लिखना है कौन कौन से पुरस्कार मिले, और इनकी मेन रचनाएं ज़्यादा होती है कि मनु भंडारी की अकादमी, जो हिंदी रत्न अकादमी होती है, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो मिला क्योंकि लेखिका थी। और भारतीय भाषा परिषद का सम्मान मिला, और कोलकाता द्वारा, मतलब कि दिल्ली का तो शिखर सम्मान मिल गया, और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा इनको सम्मान मिला। ये बातें लिख दी। फिर मैंने रचनाएं, तो जैसे देखो इनका नाम, ये एक मतलब महिला थी, उस अकॉर्डिंग इनके जैसे आपको इजीली याद रह जाएगा, मैं हार गई, यही सच है ना, मैं हार गई यही सच है। फिर आंखों से रिलेटेड बातें, निगाहों से, मतलब कि 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, 3 से ही वापस 3 3 याद रह जाएगा। फिर वापस आंखों देखा झूठ, मतलब आंखों से रिलेटेड 3 हो गया, वो कहानी संग्रह होगी, तो इजीली याद रह जाएगा। और मैं हार गई ये सच है, ऐसे इजीली याद कर लो। उपन्यास में आपकी बंटी, ठीक है, ये महिला ऐसा मान लो कि आपकी बेटी, ऐसा मतलब आपकी बंटी, थोड़ा अंदाजा लगा लेना है। महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, ठीक है। और पटकथाएं तो खुद का नाम इन्होंने जो लिख रखी है आपकी चैप्टर रजनी, एक निर्मला, मतलब लेडीज के नाम जैसे आपको नजर आएंगे, स्वामी और दर्पण, ये इनकी पटकथाएं हैं। इजी है ना। तो ये 7वां था। 8वां था जामुन का पेड़, जिसके राइटर कृष्णचंद्र, ठीक है। इसके बारे में बड़ा इजी है इनके बारे में भी कि कृष्णचंद्र का जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, और जिला था गुजरांवाला, वहाँ पर हुआ था। और कृष्णचंद्र प्रगतिशील लेखक जो होते हैं ना, जो मतलब थोड़े जोशीले होते हैं, जो देश के लिए बातें करते हैं, जो प्रगति की बातें करते हैं, वैसे लेखक रहे हैं, ठीक है, प्रगतिशील लेखक रहे हैं, जिनका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता भी है, हमें देखने को मिलता भी है। और एक चीज़ सबसे खास है इनकी, वो ये है कि इन्होंने अपने रोजी रोटी का एक जरिया होता है ना, कि हर कोई इंसान एक अपना रोजी रोटी का जरिया बनाता है, चाहे उसकी नौकरी लग जाए तो वो जो पैसा आएगा, या फिर कोई बिजनेस कर ले, या किसी न किसी ऐसी चीज़ को रोजी रोटी का जरिया बना लेता है। ये ऐसे थे। कृष्णचंद्र एक ऐसे गिने चुने लेखकों में से आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया, या रोजी रोटी का एक सहारा बना लिया, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि इनकी यही जॉब थी, जो इनसे इनकम होती थी, उन्हीं से इनका घर चलता था, ठीक है। और रचनाओं में कहानी संग्रह की एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ठीक है। और उपन्यास है शिकस्त, सड़क वापस जाती है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो जामुन का पेड़ है, पेड़ पौधों की बातें कहाँ होती है, खेतों में। और खेत में कौन होता है, किसान। किसान को अपन क्या कहते हैं, अन्नदाता। तो उस अकॉर्डिंग याद कर लेना। उपन्यास होता है सबसे इंपॉर्टेंट, उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या रखना, अन्नदाता, जब खेत जागे, आसमान रोशन है, 52 पत्ते, मतलब पेड़ पौधों की बातें हो रही है, ठीक है। अन्नदाता, खेत वाली बातें, किसान वाली, तो जब खेत जागे, अन्नदाता, सड़क वापस जाती है। ऐसा मान लो एक किसान बात कर रहा है कि ये सड़क वापस जाती है, मेरे घर की तरफ जाती है, मेरे खेत की तरफ जाती है। अन्नदाता ऐसा कह रहे हैं, जब खेत जागे, आसमान रोशन है, मतलब ऐसे सारी बातें। 52 पत्ते, पेड़ पौधों की बातें हो रही है। तो पेड़ पौधों की, किसानों की बातें किस चैप्टर में होगी, जामुन के पेड़ वाले में। तो ऐसे इजीली याद रह जाए, मतलब एक छोटा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीज़ें क्या फिट करनी है दिमाग के अंदर। वरना ये जितनी ज़्यादा कम लिखोगे उतने मार्क्स कट जाएंगे, और ये जितनी ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी होती है ना, तो हर कोई लिख देता है कि इसका जन्म हुआ वगैरह, ये बहुत मुश्किल, कम लोगों को याद रहती है। और ये आप जो इफेक्टिव थोड़ा डिफरेंट लिखोगे, मार्क्स उतने अच्छे आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब चैप्टर 9 है भारत माता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू आप सब जानते हो, हमारे आज़ादी, जब हमारे देश में आज़ादी मिली 1947 में, उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपन कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 में इलाहाबाद यूपी में हुआ, ठीक है। एक संपन्न परिवार में हुआ, मतलब बहुत पैसे वाले परिवार में हुआ। और सन 1940, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं वो चीज़ें लिखा रहा हूँ कि क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा इसमें, ठीक है। बहुत सारा डेटा होता है, नहीं लिख पाते, और वो लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। इसलिए ये बिल्कुल, क्योंकि 2 से 3 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए ऐसा इफेक्टिव आंसर होना चाहिए जो डिफरेंट हो। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, ये बहुत खास बात है। उन्होंने देश के लिए बहुत सारी कई योजनाएं बनाई, ठीक है। योजनाओं के नाम ही लिखने की जरूरत नहीं है, बस योजनाएं बनाई। फिर आपको पता है ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं बच्चों में, ठीक है।
ये तो सब जानते ही हो। तो वे बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप से जाने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील सिद्धांत होता है, एक पंचशील सिद्धांत दिया था इन्होंने, कि जैसे कि किसी देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर न करना, शांति बना के रखना, ये सारी बातें हैं। पंचशील सिद्धांत का मतलब होता है 5 सिद्धांत है उसके अंदर, ठीक है। तो पंचशील सिद्धांत को इन्होंने प्रचार किया था। ये सब बातें नेहरू जी के लिए। और नेहरू जी की रचनाएं भी बड़ी ईजी है, देश से रिलेटेड बातें होगी, हिंदुस्तान से रिलेटेड बातें होगी, जैसे कि हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान की कहानी, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता। एक इन्होंने अपनी ऑटोग्राफी जो जिसे बोलते आत्मकथा लिखी है, मेरी कहानी। मेरी कहानी इनकी खुद की आत्मकथा है। आत्मकथा भी याद रखना, ऐसे 1 मार्क्स में अलग से आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है, ऐसे अलग से 1 मार्क्स में आ जाता है। तो आंसर क्या होगा, मेरी कहानी, वो अलग से याद कर लेना, ठीक है। और फिर चैप्टर 10, हालांकि इस बार आपके नहीं आ रहा, लेकिन इसे मैं लास्ट में रखे हैं जो इस बार नहीं आ रहे, लेकिन अपन ये चाहते हैं कि सारे करें ताकि नेक्स्ट में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे आगे, क्योंकि खूब सारे स्टूडेंट का हो सकता है ये चैप्टर आ रहे हो, इसलिए उस हिसाब से अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन लेते हैं, उसका नाम है आत्मा का ताप, जो सईद हैदर रजा इनके राइटर लेखक है। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन कि सईद हैदर रजा का जन्म 1922 को मध्य प्रदेश के बाबरिया गांव में हुआ था। इनकी कला में अच्छा ये क्या है कि विदेशों अदर कंट्री में जाया करते थे और बहुत रहा भी करते थे, इसलिए इनकी जो भी लेखन शैली है, फिर जो भी इन्होंने कुछ रचनाएं करी ना, उनमें थोड़ा अदर कंट्री का, पश्चिमी जो आर्ट है उसका, थोड़ा वेस्टर्न का असर आता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा बातें भारत की करेंगे ये। और इनकी खास बात ये भी है कि इनकी कला भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल है, वो तो मैंने बताया दिया, पश्चिमी, वेस्टर्न और इंडियन दोनों का मिक्स है इनमें। और इनकी कला और व्यक्तित्व थोड़ी उदारता है, ठीक है, एकदम ऐसा नयापन है, सबके लिए वो वाली चीज़ है। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो वो चीज़ भी है कि इन्हें ग्रैंड आव ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर और ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स है ये, ठीक है, लेटर्स का लेना, ये भी इनको मेन जो पुरस्कार मिले, थोड़ा इंग्लिश नाम है इनके क्योंकि वो वेस्टर्न का है सर इनमें, तो ये उनको सम्मान प्राप्त हुआ। और इनकी रचना वैसे फेमस है, ये आत्मकथा ही है, ये भी एग्जाम में आ सकती है। वेरी आत्मकथा जिसने भी लिखी है वो बहुत ज़्यादा 1 मार्क्स में अलग से पूछ जाती है। आत्मा का ताप इनकी सईद हैदर रजा की आत्मकथा है, ठीक है। और एक 5वां और ले लेते हैं, गलता लोहा, शेखर जोशी इनके राइटर लेखक हैं। और शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। और इनकी कहानियों में प्रगतिशील जीवन, जैसे कि इनकी कहानियों में प्रगतिशील जीवन की झलक पड़ती थी ना जामुन कृष्णचंद्र की में, इनकी भी प्रगतिशील जीवन की दृष्टि और यथार्थबोध का योगदान रहा। इनके द्वारा रचित कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं, अच्छा इतनी फेमस है कि इनकी जो कहानियाँ उनको हर अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट भी किया गया है, जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, इधर कन्नड़, मलयालम, जितने भी लैंग्वेज उनमें बहुत सारी भारतीय भाषाओं में 22 भाषाएँ अपने मान्यता प्राप्त उन 22 भाषाओं में, मतलब बहुत सारी भाषाओं के अंदर इनका अनुवाद किया गया है। इनके द्वारा रचित कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और इनकी जो वेरी फेमस है दाजू, एक इनकी कहानी है दाजू, उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। ये एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में कि दाजू जो कहानी है वो किसके राइटर की है, तो आप लिखोगे कि शेखर जोशी की है, या फिर शेखर जोशी की ऐसी कौन सी कहानी जिस पर फिल्म बन चुकी है, तो आपको लिखोगे दाजू। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग 1 मार्क्स में आ सकते हैं। रचनाएं तो कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवा, ये इनके थोड़ी कहानी हो गया, या फिर रचनाएं हो गई। और एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र है, एक रचना है इनकी। इस तरीके से ये चैप्टर 5वां था। वेरी मतलब वो बातें लिखनी है जो बिल्कुल इफेक्टिव हो, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी होती, कम शब्दों में बड़ी बात है। अब एक चैप्टर और बच गया, छठा, वो कर लेते हैं। उसके बाद में अपना ये रचना वाला, मतलब ये जो कवि परिचय, लेखक परिचय अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लो आपका लास्ट छठा चैप्टर, जिसका नाम है स्पीति में बारिश। कृष्णनाथ इसके राइटर हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कर लो कि लोहिया सामान इनको मिला हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। फिर बता दूं कि लोहिया सामान किसको मिला हुआ है, क्योंकि वेरी फेमस जो चीज़ें होती है वो अलग से पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। तो आपका आंसर होगा कृष्णनाथ को लोहिया सामान मिला हुआ है। मतलब जैसे कोई अपने होते हैं ना, भारत रत्न है, पद्मश्री है, वैसे ये भी एक सम्मान है। लोहिया सम्मान से सम्मानित कृष्णनाथ का जन्म 1934 में वाराणसी में हुआ। वाराणसी यूपी के अंदर है, वो आप जान गए होंगे, हुआ था। कृष्णनाथ का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान अधिकार रहा, ठीक है। जैसा अपने चैनल की खास बात है, अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर अपना समान अधिकार है, वैसे ही, ठीक है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना
कि संपादन मंडल में जहाँ कई साल रहे, तो वहीं अंग्रेजी के भी रहे। ये अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन किया। मतलब जो न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, उनका संपादक करना, मतलब ऐसा मान लो कि जैसे स्कूल होती है, टीचर होते हैं, उन प्रिंसिपल जो होते हैं वो पूरी स्कूल को संभालते हैं, वैसे इन्होंने हिंदी में तो किया था कल्पना का संपादन और अंग्रेजी में किया था मैनकाइंड का। तभी तो कहा जाता है इनका दोनों लैंग्वेज में बराबर अधिकार था, दोनों में बराबर समझते थे और दोनों को बराबर ये नौकरियां भी करते थे, ठीक है। और इनकी रचनाएं थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगी कि जितनी भी यात्राएं की है, यात्रा का मतलब इनके नाम है, जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करना मतलब घूमना, हिमालय की यात्रा करना, अरुणाचल की यात्रा करना, और थोड़ा डिफरेंट है किन्नर धर्मलोक के बारे में उन्होंने लिखा है, तो किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग विराग, ठीक है, मतलब इसका मतलब लद्दाख भी गए होंगे। तो यात्राएं करना, घूमना, ये सब इनकी रचनाओं में आ जाएगी, तो इजीली याद हो जाएगा। मतलब सिस्टम बिठा लेना कि वो घूमने वाले, रचना करने वाले, ठीक है, वो कृष्णनाथ जी थे, ठीक है। वैसे भी कृष्ण जी आपको पता है सब जगह घूमने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इस तरीके से, ये अपना जो कवि परिचय था गद्य खंड का, पूरे 10 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए, 10 के 10। और अब अपन पद्य खंड के भी लेंगे, मतलब जिसको अपन काव्य खंड बोलते हैं, वो बहुत खास है। काव्य खंड के भी अपन पढ़ लेंगे, तो अपने सारे जो ये लेखक परिचय वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब फिर कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से भी क्वेश्चन की अपना बच जाए। अपन तैयारी कर रहे हैं पूरे 100 नंबर की, ठीक है। ओके।